हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर करेंगे ऑर्गेनाइजिंग कवर। ओके, हमने लास्ट वीडियो में प्लानिंग चैप्टर कवर किया था, बिजनेस स्टडीज का, क्लास 12th की। ओके, और काफ़ी पिछले दिनों से मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। आज हम चैप्टर करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजिंग हमने प्लानिंग में क्या पढ़ा था कि हम चीजें प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स को अचीव करते हैं, है ना, और लास्ट में जो हमारा गोल है उसको अचीव करने का ट्राई करते हैं हम, है ना। प्लानिंग में यही पढ़ा था हमने। अब है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अरेंज करते हैं चीजों को, और स्ट्रक्चर करते हैं अपनी चीज़ों को, और अलोकेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, यानी कि बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और ग्रुप की एक्टिविटीज़ को अपना गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, देखो मैं अभी आपको बताती हूँ कि प्लानिंग में देखो आप हमने क्या किया था कि अपना जो गोल था ना वो सेट किया था, मतलब प्लान हमने किया था परफॉर्मेंस को कि हम कैसे चीज़ों को लेके चलेंगे आगे। ठीक है, कैसे प्लान करेंगे। ठीक है, अभी देखो ऑर्गेनाइजिंग में हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजिंग भी एक प्रोसेस ही है, जैसे प्लानिंग प्रोसेस था। इसमें क्या करेंगे, चीजों को अरेंज करेंगे, यानी कि हम सारी चीजों को लेके आएंगे, रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को, इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, लेके आएंगे। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, पीपल होते हैं, वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, लैंड, लेबर, इन सब चीजों को लेके आएंगे, अरेंज करेंगे और स्ट्रक्चर वर्क करेंगे, यानी कि लाइन टू लाइन काम करेंगे। ओके, और अलोकेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कि एचआर डिपार्टमेंट के इस पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम करना है, फाइनेंस के इस पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और ग्रुप में जो एक्टिविटीज होनी है उनको भी डिवाइड कर देंगे, जिसके लिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए पहुंच पाए। ओके, तो इसमें याद रखना है हमको, अरेंजिंग, स्ट्रक्चरिंग वर्क, अलोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ग्रुप एक्टिविटी टू अचीव अ गोल। ओके, उसके बाद हमारे पास है इट क्रिएट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग पीपल सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर एफिशिएंटली, यानी कि ये एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पीपल होते हैं उनके अंदर। जैसे दो पर्सन हैं, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का, एक एचआर डिपार्टमेंट का, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करता है जिससे ये दोनों साथ में काम कर पाएं और एफिशिएंटली कर पाएं। ओके, और ये भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जैसे कि प्लानिंग था, जैसे कि बार बार हमें चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। ठीक है, बार बार। चलो हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन हो गई है, उसके बाद हम इंपॉर्टेंस देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। इसमें क्या करते हैं, क्लैरिफाई जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हमारा क्या काम है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सिंगल सिंगल पर्सन को पता चल जाएगी कि मुझे आज क्या काम करना है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जिससे कंफ्यूजन अवॉइड होगी। और ओवरलैप, यानी कि एक काम जो दो बार ओवरलैप हो जाते हैं, यानी कि एक काम को ही दो लोग कर रहे हैं, ये सब कुछ ओवरलैप और कंफ्यूजन वगैरह अवॉइड हो जाएगी। ओके, उसके बाद हमारे पास है इंश्योर स्पेशलाइजेशन, यानी कि जिन लोगों को जिस चीज में स्पेशलाइजेशन है, जैसे एक पर्सन आया वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड है, अगर उसको हम मार्केटिंग का काम देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसमें ही क्या है कि जो लोग स्पेशलाइजेशन होती है, जिस लोग के पास जिस भी चीज की, ठीक है, उसको हम उसी का काम देते हैं, जिसके लिए वो डेवलप कर पाते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन को और एक्सपर्टीज को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इम्प्रूव एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, यानी कि एफिशिएंटली काम करते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये पढ़ा था इसमें एफिशिएंसी, यानी कि टाइम बचता है हमारा और एफर्ट्स बचते हैं, क्योंकि जिसमें जो पर्सन स्पेशलाइज उसको वही काम मिल रहा है, वही जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी कि मिलके काम करना। ठीक है, इंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि काम करना कैसे, स्मूथ वर्किंग, यानी कि हमने जो कुछ भी पहले से हमने सोचा है वही काम करना हो, वही सब लोग काम करेंगे, हमने जिसको जो काम दिया है वही सब लोग काम करेंगे, तो कोऑर्डिनेट, एक साथ मिलके हार्मनी के साथ काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पहले ही डिफाइन कर देंगे कि किसको क्या काम करना है, क्लियरली डिफाइन कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यानी कि बेटर हम फ्यूचर को गोल्स को अचीव कर पाएंगे और अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी हमारी, जो प्लानिंग में हमने सोचा है वही हो पाएगा। ठीक है, वही हम आगे काम कर पाएंगे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर कर पाएंगे और जिसके अकॉर्डिंग ही हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी और हम उसको एक्सपेंड कर पाएंगे फ्यूचर के लिए।
उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब लैंड भी हो सकती है, लेबर, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब रिसोर्सेज होते हैं, इनका हम अच्छे से यूटिलाइज बेस्ट यूज कर पाएंगे। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनकी वेस्टेज को कम करके हम उसका बेस्ट यूज कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। गोल ओरिएंटेड ये हमने पढ़ लिया, मैं बार बार सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगी, जैसे कि क्विक रिवीजन हम करवा रहे हैं, तो हम पहले से जो पढ़ी चीजें हैं उनको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहले गोल ओरिएंटेड, यानी कि हमारा जो गोल है उस तक हमें पहुंचने में, अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि मैंने अभी बताया स्पेशलाइजेशन में सब का काम डिवाइड कर देंगे, डिपार्टमेंट्स का डिवाइड कर देंगे, जिससे एफिशिएंटली काम हो पाए। उसके बाद है डेलीगेशन, यानी कि जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट हो जाएगी, जैसे कि जो सुपरवाइजर है, जैसे कि सबसे पहले टॉप लेवल पर है, ठीक है, टॉप लेवल पर पर्सन है, फिर मिडिल लेवल पर है, ठीक है, तो डेलीगेट हो जाएगी, यानी कि उनके रोल्स के अकॉर्डिंग उनको अथॉरिटी मिल जाएगी कि तुम भी ये काम संभाल सकते हो, ठीक है, तुम ये डिसीजंस ले सकते हो, ऐसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा उनके रोल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद जैसे कि कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ये कोऑर्डिनेशन, हार्मनी, और यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और पीपल को लेके साथ में चलता है। फ्लेक्सिबल, यानी कि चेंजेस हो जाता है एनवायरनमेंट के साथ में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि ह्यूमन का फिजिकल फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन सब का अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद है साउंड बेसिस फॉर कंट्रोल, इसको इफेक्टिव यानी कि अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे सारी चीजों को। ओके, अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ ली है, 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनिशन, इम्पोर्टेंस और फीचर्स। उसके बाद हमारे पास है लिमिटेशंस, यानी कि क्या-क्या नुकसान है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग के, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। लिमिटेशंस क्या-क्या है? इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि टू मच स्ट्रक्चर एंड लीड टू रिजिडिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हम स्ट्रक्चर से भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर चीज़ें करेंगे, यानी कि इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, सब चीज़ डिवाइड कर देंगे, इससे भी काफ़ी रिजिडिटी आ जाती है कि चीज़ें फ्लेक्सिबल नहीं होती, ठीक है? कोई अपने हिसाब से कुछ काम नहीं कर पाता, ओके? इसको बोलते हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। कॉस्टली होता है कि सारे डिपार्टमेंट्स को सबको संभालना है, सबकी कॉस्ट डिफाइन करनी है, तो ये सब कुछ एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इसको बोलते हैं कॉस्टली। फिर है कॉम्प्लेक्सिबिलिटी की, लार्ज बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि सारी चीज़ों को मैनेज करने में, ओके? उसके बाद है रेड टेप, यानी कि एक्सेसिव जो रूल्स होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स हम सब पर थोप देते हैं सारे एम्प्लॉइज़ पर कि हाँ, तुम्हें सबकी चीज़ें स्ट्रक्चर में करनी है, ये भी रूल फॉलो करना है, ये सारे, तो जिससे वो स्लो डाउन हो जाता है उनका वर्क। वो रूल्स और रेगुलेशंस पर ही ध्यान देते रहते हैं, जिससे काम कम कर पाते हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि चीज़ें चेंज नहीं होने देती, यही बात है इस फ्लेक्सिबल में, ठीक है? कि यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं है, चीज़ों को चेंज नहीं होने देता, रेजिस्टेंस टू चेंज है, ठीक है? एम्प्लॉइज में रेजिस्ट टू चेंज इन स्ट्रक्चर और रोल्स, यानी कि वो अपने रोल्स और स्ट्रक्चर्स को चेंज नहीं कर पाते। उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की, क्या-क्या प्रिंसिपल है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग की। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक गोल होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए गोल अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि सबका काम डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद है क्लियर डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें पहले ही बता देना चाहिए कि किसके पास अथॉरिटी होगी, ठीक है, और किसके पास चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड, इसमें मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजिंग स्टेप है उसमें जो फॉलो हो रहे हैं, जो हमने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे हेनरी फ्योल के, ओके। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक सबऑर्डिनेट होगा, सिर्फ उसको एक ही बॉस से काम आएगा। उसके बाद है प्रॉपर स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कि मैनेजर शुड हैव ऑप्टिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी कि एक मैनेजर को जितने भी सबऑर्डिनेट चाहिए वो प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। एक मैनेजर कितने भी सबऑर्डिनेट्स चाह सकता है और उसको उतने उतने सबऑर्डिनेट्स उतने कंट्रोल में आ जाएंगे उसके सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, जिनसे वो काम करवा सकता है, मतलब ओके। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी को डिवाइड कर देना उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। कोऑर्डिनेशन तो सबको पता ही है, हार्मनी लेके आना ऑल डिपार्टमेंट्स में टुगेदर वर्क करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें है लाइन स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, कमिटी स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें अथॉरिटी वर्टिकल फ्लो होती है, यानी कि टॉप, देखो ये टॉप है, ये बॉटम है,
इनके पास अथॉरिटी फ्लो होगी, इसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होगी, ये इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है, यानी कि ऐसे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद है फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो ग्रुप के बेस पे फंक्शंस करते हैं, कि जैसे कि ये ग्रुप है और सबको फंक्शन, सबको अपने अपने काम करने होंगे, ठीक है, ये होता है फंक्शनल। जैसे कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का पर्सन है, ये सेल्स का है, ये मार्केटिंग का है, ठीक है, और ये परचेजिंग डिपार्टमेंट का है, तो ये सारे के सारे अपने हिसाब से फंक्शंस के हिसाब से काम करेंगे। लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, कंबाइंस द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड स्पेशलाइज्ड स्टाफ एडवाइस, स्टाफ के एडवाइस को भी मानता है और अथॉरिटी को। जैसे कि टॉप लेवल है, ठीक है, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है उसका ये मैनेजर है, और इसमें जो सब ये सुपीरियर है वो, और ये सबॉर्डिनेट्स को काम दे रहा है, ठीक है, यानी कि पहले लाइन में, और उसके बाद स्टाफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद है कमिटी स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट डिसीजंस कमिटी, यानी कि ऐसे ग्रुप में कमिटी बना के लोग इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद है डिविजनल स्ट्रक्चर, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन जो डिवाइड होता है वो डिविजन्स में डिवाइड होता है, और हर डिवीजन के अपने अपने फंक्शंस होते हैं और अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग बिल्डिंग है सबकी, इसमें भी फाइनेंस है, एचआर है, मार्केटिंग, इसमें भी फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, इसमें भी, ये सब सब अपने अपने काम देखते हैं। उसमें है मैट्रिक्स लास्ट में हमारे पास, जिसमें है एम्प्लॉय को रिपोर्ट करनी पड़ती है, जो फंक्शनल का हेड होता है उनको, ठीक है। ये जैसे एम्प्लॉयज है, इनको अपने हेड को रिपोर्ट करनी पड़ती है, तो ये मैनेजर को रिपोर्ट करता है, ठीक है। ऐसे ये सारे के सारे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लास्ट जो पर्सन है, लास्ट तो प्रोजेक्ट का मैनेजर है, उसको रिपोर्ट करनी पड़ती है। उसके बाद हमारे पास है स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज से करके जाइएगा, क्योंकि इसमें से ही केस स्टडीज आती हैं काफी, ओके। सबसे पहले हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज हमें, और जैसे देखो हमने प्लानिंग में चीजें प्लान की थी ना, तो उसमें हम अब इसमें हम उन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये सारे के सारे काम हम लिस्ट आउट कर देंगे एक्टिविटीज की परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ग्रुपिंग द एक्टिविटीज की, हाँ सेम काम है, जैसे कि दो मार्केटिंग के काम आ गए तो इन दोनों को ग्रुप कर देंगे, ठीक है, एक साथ जोड़ देंगे कि इनको एक साथ काम हो गए, ठीक है, सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप कर देंगे। उसके बाद एलोकेशन ऑफ वर्क, यानी कि डिपार्टमेंट्स को असाइन करेंगे काम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि तुम ये काम करोगे, तुम ये। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जैसे कि मैनेजर टॉप लेवल वाले होते हैं, वो अपने हिसाब से जो अथॉरिटी होते हैं वो मैनेजर्स को देते हैं कि तुम, हाँ इन काम के जिम्मेदार तुम हो, ठीक है, मैं तुमको अथॉरिटी देता हूँ, तुम इस काम को संभालो, ठीक है। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप आर एस्टेब्लिश अमंग पीपल एंड डिपार्टमेंट, यानी कि हार्मनी बनाना, वही कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोऑर्डिनेशन से काम करना पीपल और डिपार्टमेंट्स के बीच में। उसके बाद लास्ट में यही है कोऑर्डिनेशन की, सारे के सारे काम सही से और एक साथ में हो रहा है, ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप बिल्ड करके कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ काम करो, ओके, यही है स्टेप। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग इन प्रैक्टिस। सबसे पहले देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि ग्रुप के हिसाब से, उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फिर है डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग, कौन क्या फंक्शन है तुम्हारा, देखो बाय फंक्शन मतलब क्या फंक्शन है, मार्केटिंग फंक्शन है डिपार्टमेंट का, या फिर एचआर का है फंक्शन, ठीक है, या फिर फाइनेंस का है, तो फंक्शंस के हिसाब से डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करना। फिर प्रोडक्ट के हिसाब से कि हाँ ये ऑयल बेच रहा है, ये शैम्पू है, ठीक है, ये सोप है, ये सब प्रोडक्ट्स के हिसाब से। प्रोसेस के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, टेरिटरी या फिर एरिया के हिसाब से भी, कि हाँ ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें तुम करोगे और इस स्टेट में तुम करोगे। कस्टमर्स के हिसाब से भी कि कस्टमर्स की एज ग्रुप अलग अलग है, अडल्ट को प्रोडक्ट्स तुम सेल करोगे, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए तुम सेल करोगे, ठीक है, और टाइमिंग के हिसाब से भी कि नाइट शिफ्ट है और डे शिफ्ट है, ठीक है, इसके हिसाब से हम चीजों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट हमारे पास है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, की हम डेलीगेट डिवाइड कैसे करते हैं अथॉरिटी को। अथॉरिटी जो फ्लो होती है वो टॉप टू बॉटम है, जैसे कि हम सबको पता है कि टॉप लेवल के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, वो डिवाइड कर देता है अपनी अथॉरिटी जो बॉटम जो लेवल पे लोग होते हैं। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड कम्पिटेंस, ओके, उनकी क्या एबिलिटी होती है काम करने की और क्या क्या चीजें वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अथॉरिटी को डिवाइड कर देता है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी रिमेन्स विद द डेलीगेट, यानी कि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, अकाउंटेबल कौन होगा, वही होगा पर्सन जो कि डेलीगेट कर रहा है अथॉरिटी, ठीक है।
उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट लोअर लेवल्स। देखो डेलीगेशन मतलब काम को डेलीगेट कर देना, अथॉरिटी को डेलीगेट कर देना, और जो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब है अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, नीचे वाले लेवल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ब्रिंग डिसीजंस क्लोजर टू द एक्शंस, की यानी कि कोई भी काम कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी एक्शंस ले पाए, जल्दी से जल्दी डिसीजन ले पाए, ठीक है, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड, कि उसको बाद में देखो जैसे लोअर लेवल के पास हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन से लोअर लेवल के पास हमारे पास आ गई अथॉरिटी, ठीक है, तो उसको कुछ भी बात करनी है, उसको मार्केटिंग में बोलना है, हाँ यहाँ पर भी तुम साथ में ही तुम यहाँ पर भी मार्केटिंग कर दो, ठीक है, ऐसे बोलना है, तो वो जाके अपने टॉप लेवल से पूछेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, तो इससे अच्छा उसके पास ही अथॉरिटी है, वो खुद से ही बोल देगा हाँ ठीक है तुम जाके कर लो, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास है अथॉरिटी, ठीक है, तो इससे इंक्रीज स्पीड हो जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी किसी भी काम को करने के लिए। ओके, की पॉइंट्स हमारे पास है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ वर्क, काम कैसे लाइन में करना है, कैसे तरीके से करना है, उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, उसमें अचीविंग गोल्स करेंगे कैसे, कोऑर्डिनेशन से और एफिशिएंसी से। गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, बैकबोन होता है सक्सेस की, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग टुडे बिल्ड सक्सेस टुमारो। अभी देखो रियल लाइफ एग्जांपल्स देखो, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज इट्स वर्क बाय डिवाइडिंग एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट्स, जैसे हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, जैसे ओपीडी का अलग डिपार्टमेंट है, फार्मेसी का अलग, लैब का अलग, सबको अपना अपना काम असाइन किया हुआ है जिसकी वजह से वो अपना अपना काम करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर से वर्क होगा, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, सब स्टाफ को कोऑर्डिनेशन के साथ बेटर वर्क कर पाएंगे और बेटर पेशेंट्स की केयर कर पाएंगे। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं, ये आप पढ़ लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं तो डेफिनेशन है, और इसमें है स्टेप्स हैं, ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट और टाइप्स भी हैं, ठीक है, प्लान वेल वर्क बेटर अचीव टुगेदर, ठीक है, ये मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन का। होप आप लोगों को चैप्टर समझ आ ही गया होगा, और मैंने काफी जल्दी पढ़ाया है, हम जल्दी से एक रिवीजन करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे एग्जाम्स को, ठीक है, और अभी हाफ ईयरली भी आ सकते हैं और प्री बोर्ड्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के, तो हम जल्दी से ही खत्म करेंगे इसको, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊंगी। ओके।